Hello guys, today we are going to discuss about indifference curve analysis. Okay, indifference curve analysis. ठीक है, तो अब indifference curve analysis पढ़ेंगे इस लेक्चर में. लास्ट लेक्चर में हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर स्टार्ट किया, उसमें हमने मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस कवर किया था. ठीक है, तो अब इस लेक्चर में हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो लेट्स स्टार्ट विद इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस. ओके, ठीक है. अब जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है, आपको पहले भी जैसे मैंने बताया था, वो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच भी बोला जाता है. ठीक है, किसने दिया है ये? J.R. हिक्स. तो अब J.R. हिक्स ने दिया है, तो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को हम हिक्सियन एनालिसिस भी बोलते हैं. ठीक है, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में मैंने आपको बताया था कि जो यूटिलिटी है, यूटिलिटी can't be measured in terms of units or utils. It can only be ranked और पोजीशन. उसको हम पोजीशन दे सकते हैं या रैंक दे सकते हैं, बट हम उसको कोई भी मेज़र नहीं कर सकते किसी भी यूनिट्स में, किसी भी यूटिल्स में. ओके, तो ये है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस. स्टार्ट करेंगे. ठीक है, सबसे पहले इंडिफरेंस कर्व को पढ़ने से पहले, इसके एनालिसिस को पढ़ने से पहले, इंडिफरेंस कर्व की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने से पहले हम ये डिस्कस करेंगे, अगर इंडिफरेंस कर्व बनाना है, ठीक है, उसका एनालिसिस करना है, तो कुछ एजम्पशंस, कुछ प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है. मतलब कि कुछ एजम्पशन, कुछ एज्यूम करना है. अगर ये एज्यूम नहीं करेंगे तो ये सेटिस्फाइड नहीं रहेगा एनालिसिस, हम इंडिफरेंस कर्व नहीं बना पाएंगे. हमें कुछ चीज़ें पहले से एज्यूम करनी पड़ती है, तभी हम उसको कर सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहली एजम्पशन है रैशनैलिटी. क्या है? रैशनैलिटी. अब रैशनैलिटी का क्या मतलब होता है? कंज्यूमर को रैशनल मैनर में बिहेव करना चाहिए. हमेशा एक कंज्यूमर को रैशनल मैनर में बिहेव करना है विद द एम टू अटेन मैक्सिमम. अगर वो रैशनल मैनर में बिहेव करेगा तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उसको मिल सकती है. अगर वो रैशनली बिहेव नहीं करेगा तो उसको कुछ नहीं मिल सकता. ठीक है, तो एक रैशनल मैनर में एक कंज्यूमर को बिहेव करना चाहिए फॉर विद द एम ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. ठीक है, ये बात समझ आई. तो रैशनैलिटी से मतलब है एक कंज्यूमर को एक रैशनल मैनर में बिहेव करना जब भी वो प्रोडक्ट्स की कंजम्पशन करेगा, टू विद द एम फॉर द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. ओके, ऑर्डिनल यूटिलिटी की बात करते हैं. सेकेंड एजम्पशन, मैंने ऑर्डिनल यूटिलिटी अभी बताया कि जो कंजम्पशन है, इट मीन्स यूटिलिटी फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ प्रोडक्ट कांट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स और यूटिल्स. इट कैन ओनली बी गिवन रैंक, ऑर्डर और पोजीशन. हम उसको खाली रैंक दे सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं, पोजीशन दे सकते हैं, बट उसको मेज़र नहीं कर सकते. ठीक है, तो पहली समझ आई रैशनैलिटी, सेकंड आई ऑर्डिनल यूटिलिटी. थर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोनोटोनिक प्रेफरेंस. अब मोनोटोनिक प्रेफरेंस का क्या मतलब है? इट मीन्स कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर दैट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स विच कंटेन मोर क्वांटिटी ऑफ ईदर वन और बोथ द गुड्स, बिकॉज मोर गुड्स प्रोवाइड मोर सेटिस्फैक्शन. अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? देखो, ये है ए गुड, ये है बी गुड. ठीक है, ये कॉम्बिनेशन है दो गुड्स का, ए और बी. इसमें हमें 100 की सेटिस्फेक्शन मिलती है, या इसमें 100 गुड्स हैं कह लो ए में. ठीक है, और बी में कह लो 200 है. तो अब सेटिस्फेक्शन किससे ज़्यादा मिलेगी? ए से मिलेगी या बी से? तो परफेक्टली हम कह सकते हैं बी से मिलेगी, क्योंकि मोर गुड्स प्रोवाइड्स मोर सेटिस्फेक्शन. ज़्यादा गुड्स प्रोवाइड करेंगे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन. तो हमें आंख बंद करके वो वाले गुड्स चूज़ करेंगे जिसमें ज़्यादा क्वांटिटी होगी गुड्स की. ठीक है, या तो एक गुड की ज़्यादा क्वांटिटी होगी या दोनों गुड्स की ज़्यादा क्वांटिटी होगी. हम उसी गुड को, उसी कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि मोर गुड्स प्रोवाइड मोर सेटिस्फेक्शन. ठीक है, तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस समझ आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मोनोटोनिक प्रेफरेंस. ठीक है, अब मैं ट्रांजिविटी की बात करती हूँ. ट्रांजिविटी, अब ट्रांजिविटी क्या होता है कि कंज्यूमर कैन एस्टैब्लिश अ ट्रांसपेरेंसी बिटवीन टू और मोर गुड्स. ठीक है, एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए. हमें पता है ना, अगर हम कहते हैं गवर्नमेंट्स और पीपल के बीच में ट्रांसपेरेंसी, गवर्नमेंट जो काम कर रही है, जो भी रिकॉर्ड्स मेंटेन है, वो पीपल्स को दिखाए, जनता को दिखाए, उसको कहते हैं ट्रांसपेरेंसी ऑफ वर्क. तो इसमें भी जो हम कंज्यूमर चाहता है कि जो गुड्स हैं उसके बीच में ट्रांजिविटी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए. इसका मतलब क्या होता है कि जो कंज्यूमर जो वो इनडिफरेंट होगा बिटवीन ए एंड बी,
इट विल बी इंडिफरेंट बिटवीन बी एंड सी एंड ही विल बी इंडिफरेंट बिटवीन ए एंड सी। ठीक है, उसके बीच में कोई डिफरेंस नहीं होगा। अगर वो ए चूज़ कर रहा है, ए और बी में सेम ही क्वांटिटी है तो इनडिफरेंट है ए और बी में। वो कह रहे हैं ए और बी में इनडिफरेंट, ए ले लो बी ले लो सेम ही बात है, सब सेम है। ऐसी बी और सी में है, ठीक है, ए ले लो बी, ऐसी बी और सी में कि बी ले लो सी ले लो कुछ भी ले लो। तो इन दोनों ऑप्शन से हमें पता लग रहा है ए और सी में भी ट्रांजिटिविटी है। ठीक है, अगर ए बी के साथ इनडिफरेंट है, बी सी के साथ, तो ए और सी भी इनडिफरेंट होंगे। इन डिफरेंस को कहते हैं ट्रांजिटिविटी ए और सी के बीच में। ठीक है, तो इनडिफरेंट मतलब कि ए ले लो बी ले लो सब सेम है, सब क्वांटिटी सेम है, सब कुछ सेम है, कुछ भी ले लो इनडिफरेंट है, कुछ भी ले लो, कोई डिफरेंस ही नहीं है इनमें। ठीक है, उसको कहते हैं ट्रांजिटिविटी। ठीक है, अच्छा, फिफ्थ assumption वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिमिनिशिंग MRS। डिमिनिशिंग MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। रेट से हम पता लगाते हैं कि ये रेशियो आ जाती है बात। ठीक है, तो MRS इसमें डिमिनिशिंग होगा। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में MRS हमेशा की हमेशा डिमिनिशिंग होगा। अब MRS होता क्या है? It is the rate at which consumer is willing to pay units of good Y to get one more additional unit of good X without the loss of satisfaction। वो कह रहा है कि अगर X की प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है, X को ज़्यादा चाहिए उसको X, तो उसको Y जो है उसकी कंजम्पशन को डिक्रीज़ करना पड़ेगा। उसकी कंजम्पशन डिक्रीज़ होएगी तभी X की कंजम्पशन बढ़ पाएगी। तो वो ये काम जो है गिव करने की Y को, वो विलिंगली कर रहा है, फोर्स नहीं कर रहा उसको कोई, लेकिन वो विलिंगली Y को दे रहा है और X को ले रहा है। कोई उसमें सेटिस्फेक्शन का लॉस नहीं हो रहा, सेम सेटिस्फेक्शन पे ये काम हो रहा है, उसको कहते हैं MRS। और ये कैसा हो रहा है? डिमिनिशिंग। किस में? इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस में ये डिमिनिशिंग रह रहा है। समझ आई? ये 5 एजम्पशन थी। जब भी हम इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस पढ़ेंगे, इनडिफरेंस कर्व बनाएंगे, उसी ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे, शेड्यूल बनाएंगे, जो भी करेंगे उसमें हमें पता होना चाहिए कि जो एजम्पशंस है वो हमें माइंड में, रैशनैलिटी, कंज्यूमर शुड बिहेव इन अ रैशनल मैनर, ऑर्डिनल utility can't be measured in terms of any terms, it can only be rank, position और order, monotonic preference की हम जो मोर क्वांटिटी ऑफ गुड्स विल बी प्रेफर्ड मोर, ओके, क्योंकि वो मोर सेटिस्फेक्शन देंगे। और ट्रांजिटिविटी, इफ अ कंज्यूमर इज इनडिफरेंट बिटवीन ए एंड बी, ही इज इनडिफरेंट बिटवीन बी एंड सी, देन ही मस्ट बी इनडिफरेंट बिटवीन ए एंड सी, ओके। एंड डिमिनिशिंग MRS होता है कि रेट एट विच कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव गुड Y टू गेट वन मोर यूनिट ऑफ गुड X विदाउट एनी लॉस ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो ये हमेशा डिमिनिशिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं, ठीक है, किसकी? इनडिफरेंस कर्व की। सबसे पहले हम इनडिफरेंस कर्व की क्या पढ़ लेते हैं? डेफिनेशन, कि इनडिफरेंस कर्व होता क्या है। ठीक है, फिर उसको प्लॉट करना सीखेंगे। जैसे हमने PPC पढ़ा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो, तो ये भी इनडिफरेंस कर्व भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, लेकिन किसका? वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रोडक्ट्स विच कंज्यूमर प्रोड्यूसेस सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू दी कंज्यूमर। ये हमें कुछ गुड्स दे दिए, उससे हमने 2 प्रोडक्ट बनाए, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी। दोनों के जितने भी कॉम्बिनेशंस बनेंगे सारे के सारे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं कंज्यूमर को। इसका मतलब होता है इनडिफरेंस कर्व, जो कि सारे के सारे सेटिस्फेक्शन सेम देते हैं। वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रोडक्ट्स, उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को कहा जाता है इनडिफरेंस कर्व। समझ आई? ठीक है, जैसे कि हमने बात की थी, सारे कॉम्बिनेशन जो है इक्वल सेटिस्फेक्शन लेवल देते हैं, तो किसी को भी प्रेफर करना नहीं बनता कि हमें ए लेना है कि हमें बी लेना। हम कुछ भी ले सकते, ए भी ले सकते, बी सी डी ई एफ, कोई भी कॉम्बिनेशन उठा सकते, क्योंकि कोई भी डिफरेंस नहीं है, सब इक्वल सेटिस्फेक्शन दे दें। और IC की स्लोप क्या होती है? MRS। और MRS क्या होता है? डेल्टा Y अपॉन डेल्टा X। ठीक है, चेंज इन गुड सैक्रिफाइड अपॉन चेंज इन गुड गेन। ठीक है, ये होगी स्लोप ऑफ IC। अब इसके शेड्यूल के बारे में बात करते हैं, IC शेड्यूल। ठीक है, तो IC के शेड्यूल देखें अगर हम, ये हमारे पास कॉम्बिनेशन है, 2 प्रोडक्ट्स कौन से? जूस एंड पेप्सी हमें दिए गए। इसके कुछ वेरियस कॉम्बिनेशन A B C D E और F हैं। इन कॉम्बिनेशन को देखते हैं कैसे बने हैं।
ये है, अगर जूस 18 है तो पेप्सी 1 है, 13 2, 9 3, 6 4, 4 5, 3 6। आप इन वैल्यूज़ को चेंज करके कुछ भी ले सकते हो, लेकिन फॉर्म क्या लेनी चाहिए, अगर ये डिक्रीज़ हो रहा है तो ये इंक्रीज़, अगर हमें इसको इंक्रीज़ करना है तो इसको डिक्रीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ओके, तो कोई भी शेड्यूल बना दो, ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल शेड्यूल है, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास इन दो गुड्स के कॉम्बिनेशन से ये कॉम्बिनेशन आ गया ABCD, इनको हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो हमारे पास IC ग्राफ आ जाएगा। अब हम देखते हैं MRS, डेल्टा Y अपॉन डेल्टा X, इसमें ऊपर से कोई चेंज नहीं है तो नील, यहाँ से 1 का चेंज 1, 5 5, 1 1, 4 4, 1 1, 3 3, 1 1, 2 2, 1 1 1 1। इतनी बात समझ आई। ये गुड 1 है, ये गुड 2 है, ये MRS है और ये कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्बिनेशन हमें मिले हैं, ठीक है, X और Y के। अब IC कर्व देखते हैं, इसी की रिप्रेजेंटेशन देखते हैं IC कर्व की, ठीक है। अब जो IC कर्व की रिप्रेजेंटेशन है, हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ और सिर्फ उसी टेबल को ग्राफ पे प्लॉट करा। जब हम ग्राफ पे प्लॉट करने जाते तो 18 को पे 1 प्लॉट करते हैं, ठीक है, और ऐसे ही हम करेंगे 13 पे 2 प्लॉट करेंगे, 18 पे 1, 13 पे 2, ऐसे ही हमारी प्लॉटिंग होगी। 9 पे 3, 6 पे 4, 4 पे 5, 3 पे 6, ऐसे हम प्लॉट करते करते IC कर्व ले लेंगे। इन डॉट्स को जब ज्वाइन करा तो हमारे पास IC कर्व आ गया। ये पेप्सी दैट इज़ गुड X, ये जूस दैट इज़ गुड Y, ठीक है। IC कर्व और IC कर्व की स्लोप मैंने बताई MRS दैट इज़ डेल्टा Y अपॉन डेल्टा X। समझ आया? इतनी बात समझ आई। IC शेड्यूल समझ आया, IC ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, IC की डेफिनेशन समझ आई। अगर आपको ये समझ आ गया क्या होता है, और एजम्पशंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एजम्पशंस, इसकी एजम्पशंस आई तो हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको एजम्पशन समझ आई तो हम इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। नहीं आई तो वीडियो रोक के एक बार ज़रूर उसकी एजम्पशंस को पढ़ो, देखो क्या लिखा है, समझो, और उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज समझते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ को और हम क्या कह सकते हैं, फीचर्स। ओके, तो फीचर्स देखते हैं IC कर्व के, ठीक है। फर्स्ट कि IC कर्व ऑलवेज एंड ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ऐसे आपने देखा ऊपर से नीचे ऐसे आया, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट, यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक आएगा। नेगेटिव लिख लो, मतलब ऊपर से नीचे, दैट इज़ नेगेटिवली। IC इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग, लेफ्ट टू राइट, नेगेटिवली स्लोप। ये होता क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है कि वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है? क्योंकि मोनोटोनिक प्रेफरेंस है, क्योंकि इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है। कोई भी गुड ले लो, इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगी। अब इसका क्या मतलब, एज पर मोनोटोनिक प्रेफरेंस कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर मोर क्वांटिटी ऑफ गुड्स, एज मोर गुड्स राइट्स मोर सेटिस्फेक्शन, सिंस all combination of goods on an indifference curve provides equal level of satisfaction. Therefore, when units of good one increase, then the along an indifference curve unit of another good must be decreased, which keeps satisfaction same. So it makes indifference curve downward sloping. देखो, मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको ये डिस्क्राइब किया कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, क्योंकि मोनोटोनिक प्रेफरेंस है। मतलब मोर गुड्स दैट इज़ मोर क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोवाइड्स मोर सेटिस्फैक्शन, ठीक है। मोर गुड्स मोर क्वांटिटी प्रोवाइड मोर सेटिस्फैक्शन। लेकिन IC पे तो सारे ही इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हैं। तो अगर इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देना है, रखना है, तो वी नीड टू डिक्रीज द प्रोडक्शन और कंजम्पशन ऑफ वन गुड for increase of another good, therefore it is downward sloping। इतनी बात समझ आई अच्छे से, ये वाली प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं, IC कर्व इज ऑलवेज कॉन्वेक्स, कभी भी कॉनकेव नहीं होगा, ऐसे कॉन्वेक्स ही बनेगा बाहर की तरफ, ठीक है, कॉन्वेक्स शेप होगा। और PPC कैसा था, ऐसे कॉनकेव। ये कैसा है, कॉन्वेक्स, ठीक है, कभी स्ट्रेट नहीं आ सकता, कभी कॉनकेव नहीं आता, हमेशा कॉन्वेक्स आएगा,
क्यों आएगा कॉन्वेक्स? क्योंकि MRS इसकी स्लोप है वो ऑलवेज डिमिनिशिंग है, ठीक है। अब डिमिनिशिंग क्यों है? और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, ठीक है। इन दो की वजह से जो है वो कॉनकेव है। अब ये ऐसा है क्यों? देखो, सिंस MRS कीप्स ऑन डिमिनिशिंग देयरफॉर IC कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ओके। तो MRS डिमिनिशेस ड्यू टू द लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। एज अ कंज्यूमर कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ गुड्स, हिज मार्जिनल यूटिलिटी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। ये हमें पता है, हमने इससे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी की। जैसे हम कंजम्पशन करेंगे मोर एंड मोर गुड्स की, वैसे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी। ये कम हो गई इसलिए कंज्यूमर वुड लाइक टू पे लेस एंड लेस यूनिट ऑफ गुड वाई टू गेट वन। अगर गुड उसको एक्स चाहिए तो उसको वाई देना, लेकिन वो विलिंग क्या करेगा? हम कम से कम गुड वाई दें जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा गुड एक्स मिले, ठीक है। तो इस वजह से ही जो है MRS डिमिनिशिंग है, और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से हमारा ये जो है कॉन्वेक्स शेप हो जाती है, और यही हमारी MRS है। इसी वजह से ये हमारी स्लोप है IC की, तो इसी वजह से जो है हमारा कॉन्वेक्स शेप है। ये कभी भी कॉनकेव शेप नहीं आएगा, क्योंकि कॉनकेव शेप का मतलब है राइजिंग MRS, ठीक है। और कभी भी ये स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, क्योंकि इसका मतलब है कि वो कांस्टेंट MRS है, और ये कभी हो नहीं सकता क्योंकि वो डिमिनिशिंग। और डिमिनिशिंग क्यों है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से। ये इसकी एजम्पशन भी है, ठीक है। और अगर स्ट्रेट लाइन आ रहा है या कॉनकेव आ रहा है तो ये जो है अजम्पशंस को निगलेक्ट करेंगे, और ऐसा हो नहीं सकता। जबकि अजम्पशन ली गई है तो उसको उसके ऊपर ही काम करना पड़ेगा, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टी समझ आई कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा हमेशा, और ऑलवेज कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन होगा, ठीक है। इतनी बात समझ आई। अच्छा, अब बात होती है थर्ड की, कि जो IC होते हैं ना, दो IC कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। ये एक IC जा रहा है और ये दूसरा, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ये 1 2 3 4 कहीं से भी IC इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, हमेशा ऐसे आने चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी अजम्पशन हमने पढ़ी थी ट्रांजिटिविटी की। क्योंकि वो अगर देखो, अब ये दो IC हैं कि ये और ये, अब ये मीट कर रहे हैं यहाँ पर। अब देखो, इस मीटिंग का क्या मतलब है कि वो इनडिफरेंट होना चाहिए। देखो, ये IC है, इस IC पे और C पॉइंट है, तो A और C में इनडिफरेंट होना चाहिए। इस पे वो A और B पॉइंट है, तो A और B में भी इनडिफरेंट। तो ऐसे ही वो B और C में भी इनडिफरेंट, लेकिन B और C में नहीं होगा, C को प्रेफर करेगा वो। क्यों? क्योंकि वो ऊपर है, उसमें ज़्यादा क्वांटिटी है। जब वो ज़्यादा क्वांटिटी है C में तो ये B और C में तो इनडिफरेंट हो ही नहीं, तो ये अजम्पशन तो निगलेक्ट होगी। इसी वजह से कभी भी वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे तो ट्रांजिटिविटी की जो अजम्पशन है वो निगलेक्ट हो जाएगी, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ आई ये बात, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी, हायर दी IC हायर दी लेवल ऑफ, जितना ऊपर IC होगा उतनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी। क्यों? क्योंकि ज़्यादा गुड्स प्रोवाइड्स मोर सेटिस्फेक्शन। मोनोटोनिक प्रेफरेंस हमने पढ़ी कि मोर गुड्स प्रोवाइड मोर सेटिस्फेक्शन, तो ऊपर वाला IC में ज़्यादा क्वांटिटी होगी गुड्स की, इसलिए वो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हमें प्रोवाइड करेगा। तो ये 4 प्रॉपर्टी थी, डाउनवर्ड स्लोपिंग, convex to the origin, never intersect, and higher IC provides higher level of satisfaction। इतनी बात। तो देखो, यहाँ पर हमारा IC कर्व पूरा ख़त्म होता है। क्या क्या पढ़ा हमने? एजम्पशंस, प्रॉपर्टीज़, डेफिनेशन, शेड्यूल एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ IC। अब पढ़ेंगे बजट लाइन एंड बजट सेट, ठीक है। बजट लाइन और बजट सेट क्या होता है, उसके बाद हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ड्राइव करेंगे फ्रॉम IC एनालिसिस से, ठीक है। चलो, तो बजट लाइन के बारे में, बजट लाइन को हम कंजम्पशन पॉसिबिलिटी कर्व भी कहते हैं, ठीक है। जैसे PPC ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी, जैसे इंडिफरेंस कर्व जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2 प्रोडक्ट्स का और वेरियस कॉम्बिनेशन का, वैसे ही बजट लाइन भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 products which a consumer can purchase from his given income and the given price of the product। इसका मतलब है, अगर कंज्यूमर अपनी फुल इनकम को स्पेंड करता है तो वो कितना
फुल इनकम तो स्पेंड कर रहा है और उसको प्राइजेस पता है कि प्रोडक्ट्स के, तो कितनी कितनी क्वांटिटी ले सकता है डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में, ठीक है। तो अगर उसकी इनकम 100 है, प्राइस जो है एक्स का 5 है, इसका 10 है अगर प्राइस, तो वो देख लेगा कि एक्स कितनी क्वांटिटी लेने, वाई इसकी कुछ ले सकता है, फिर इसकी कुछ ले सकता है, इसकी कुछ, इसकी कुछ, इसकी कुछ। ये वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशन को जब हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं उसको कहते हैं बजट लाइन। लेकिन इधर फुल इनकम की यूटिलाइजेशन हो रही है। अगर 100 है तो 100 पूरी इनकम हमने स्पेंड कर दी, ना कि कुछ सेव करी, पूरी की पूरी 100 स्पेंड कर दी। ये सारे पॉइंट जो आएंगे बजट लाइन के ऊपर उसको कहेंगे कि फुल इनकम यूज्ड, ठीक है। तो इसको हम कंजम्पशन पॉसिबिलिटी कर्व भी कहते हैं, ठीक है। अब इसका शेड्यूल और डायग्राम देखते हैं। जो बजट लाइन है उसमें हमने गुड वाई लिया 5 का, गुड एक्स लिया 2 का, इनकम ली 100, लेट, ये सब लेट है, गुड वाई प्राइस 5, गुड एक्स 2 एंड इनकम 100, ठीक है। अब वेरियस कॉम्बिनेशन निकाल। अगर गुड वाई जो है 20 यूनिट्स ले रहे हैं और गुड एक्स, तो फिर 0 ही लेना पड़ेगा क्योंकि इनकम इज़ 100, ठीक है, और वाई इज़ 5 इंटू 20, तो एक्स कितना होगा 2 इंटू 0, क्योंकि 100 इक्वल्स टू 100 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमने ये 16 यूनिट्स वाई के लिए 5 पर, और इसके कितने लेने पड़ेंगे 10, तभी तो 100 बनेगा। ऐसे 12 इंटू 5 प्लस 20 इंटू 2 इक्वल्स टू 100। हमें फुल स्पेंड करनी इनकम, ना कम ना ज़्यादा। ऐसी 0.8, 30, 4, 10, ये वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशन है 2 प्रोडक्ट्स के जो हम स्पेंड कर सकते हैं विद अपनी फुल इनकम के साथ, ठीक है। इन्हीं पॉइंट्स को जब हम प्लॉट करेंगे तो हमारे पास ये सारे पॉइंट्स आएंगे, इनको हम जॉइन करेंगे तो हमारी बजट लाइन आ जाएगी, ठीक है। बजट लाइन समझ आई, गुड एक्स गुड वाई, ये थी बजट लाइन, ठीक है। अब आता है बजट सेट। अब बजट सेट को हम बजट कंस्ट्रेंट भी बोल देते हैं। अब सेम है दोनों, बजट लाइन और बजट सेट में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, बिल्कुल सिमिलरिटी। उधर हमने करी थी बजट लाइन में फुल इनकम स्पेंड, इसमें हम कई बार फुल इनकम स्पेंड नहीं करते, कई बार कम इनकम भी स्पेंड कर लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कैसे। यहाँ पर हमारी आई थी ये बजट लाइन। अब बजट लाइन के ऊपर जो पॉइंट थे वो तो बजट लाइन के सेट हो गए, मतलब फुल इनकम स्पेंड। लेकिन जो बजट लाइन के अंदर भी आ जाते हैं ना, वो बजट सेट के अंदर होते हैं कि हमने यहाँ पर फुल इनकम को स्पेंड नहीं किया, कुछ सेविंग्स कर ली, ठीक है। It refers to all those possible combination of two products which a consumer can afford either by spending entire income or partial income, या तो पूरी income या थोड़ी सी। Thus includes all the combination of goods which are on the budget line and inside the budget, मतलब सारे on the budget line वाले भी और inside वाले भी ये include करता है, मतलब income full spend या कम spend है, बात सेम। लेकिन 2 मेन डिफरेंसेस बता दूँ। जो बजट सेट है इंक्लूड्स ऑल पॉसिबल बंडल्स विच कॉस्ट लेस देन और इक्वल टू कंज्यूमर्स मनी इनकम एट द गिवन प्राइसेस, ठीक है, लेस पे और उस पूरी इनकम पे, ठीक है। लेकिन जो बजट लाइन है वो फुल स्पेंडिंग ऑफ इनकम पे डिपेंड होता है, ठीक है। तो यही मेन डिफरेंस है और कोई डिफरेंस इतना है नहीं। तो ये बजट सेट था, वो बजट लाइन थी, इतनी बात समझ आई। अब हमने स्लोप ऑफ आईसी पढ़ी थी, MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ऐसी है स्लोप ऑफ बजट लाइन, MRA, मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज। ये क्या होता है, रेट एट विच कंज्यूमर हैज़ टू पे और सैक्रिफाइस यूनिट्स ऑफ गुड वाई टू गेट वन मोर एडिशन। अब एक गुड एक्स बढ़ाने के लिए वाई को सैक्रिफाइस करना है, उसको वाई को देना है, फोर्सफुली देना है। यहाँ पर, वहाँ पर हम विलिंगली दे रहे थे वाई को, यहाँ पर हमें सैक्रिफाइस करना ही करना है वाई को एक गुड एक्स का लेने के लिए। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स दैट इज यूनिट्स ऑफ गुड वाई दैट इज सैक्रिफाइस गुड अपॉन यूनिट्स ऑफ गुड एक्स दैट इज गेन्ड गुड, ओके। ये बात अब आपको बजट लाइन समझ आ गई, बजट सेट समझ आ गया, इंडिफरेंस कर्व समझ आ गया। अब हम इम्पैक्ट पढ़ते हैं किसके ऊपर, प्राइस ऑफ गुड्स में अगर चेंज आ रहा है या इनकम ऑफ कंज्यूमर पर चेंज आ रहा है तो बजट लाइन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं केस 1। केस 1 में हमने गुड एक्स का प्राइस चेंज किया। हमारे पास था गुड एक्स 2 रुपीज़ का, गुड वाई 5 का और इनकम 100। तो अब गुड एक्स का एक बार प्राइस करेंगे 1 रुपीज़ और एक बार प्राइस करेंगे 5 रुपीज़। फिर देखते हैं क्या चेंज आता है। अब देखो, हमने सबसे पहली बजट लाइन बनाई जब हमारा गुड
वाई था 5 और गुड एक्स था 2 और इनकम थी 100। तो हमारी बजट लाइन बन गई ये, ठीक है। इसको जब हम पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे ये बजट लाइन आ जाएगी, समझ आई। अब हो गया गुड एक्स का प्राइस ज़्यादा, ओ सॉरी ज़्यादा हो गया, हाँ गुड एक्स 2 का था, अब हो गया 5 का। अब अरे देखो गुड एक्स पहले 2 का था तो ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स आ सकती थी, मतलब हमारी परचेजिंग पावर इतनी थी। हम अगर लेट कर रहे हैं गुड एक्स हम ले रहे थे 10 यूनिट्स, अब हो गया गुड एक्स का प्राइस 5। अब कितना यूनिट्स ले पाएंगे हम, एक ही तो यूनिट ले पाएंगे, क्योंकि 2 में हम 10 यूनिट्स ले पा रहे थे तो 5 में हम तो 1 ले पाएंगे अगर हमारी इनकम उतनी है, इनकम में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो हमारी परचेजिंग पावर तो गुड एक्स की कम होगी, पहले यहाँ पर था अब यहाँ वर्क करेगी बदले, क्योंकि परचेजिंग पावर कम होगी, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो गया, इनवर्ड शिफ्टिंग हो गई, ठीक है। ऑफ बजट लाइन फ्रॉम दी गुड एक्स। अगर गुड एक्स का प्राइस कम हो गया, पहले 2 पे 10 ले रहे थे, अब 1 पे कितने ले पाएंगे, 2 पे 10 ले रहे थे तो 1 पे कितने 20 नहीं ले पाएंगे, ले पाएंगे कि नहीं। तो परचेजिंग पावर जो है गुड एक्स की वो तो बढ़ गई, राइटवर्ड शिफ्टिंग हो जाएगी, तो ये राइटवर्ड बजट लाइन शिफ्ट होगी। लेकिन वाई का प्राइस यही था वो यही रहेगा, ठीक है। इनकम सेम थी, इसी वजह से हम क्वांटिटी में चेंज ला पा रहे हैं, परचेजिंग पावर में चेंज आ पा रहा है, इसलिए रोटेशन हो रही है लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड, ठीक है। अब एक्स वाई की बात करते हैं। वाई का भी प्राइस 2 हो गया 10 हो गया, सेम केसेस है, एक बार कम एक बार। अब इसमें भी अगर इसके प्राइस ज़्यादा हो रहा है तो हम लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग हो जाएगी, उसकी वाई की परचेजिंग पावर जो है कंज्यूमर की कम हो जाएगी, क्योंकि इनकम सेम है, इनकम नहीं बढ़ी, ठीक है। और जब कम हो गया प्राइस तो राइटवर्ड रोटेट हो जाएगा, क्योंकि परचेजिंग पावर ऑफ गुड वाई विल बी इंक्रीज, क्योंकि इनकम इज सेम, समझ आई। अब थर्ड केस लेते हैं, इनकम चेंज होगी, प्राइस तो सेम है, इनकम चेंज होगी, एक बार कम होगी एक बार ज़्यादा, सीधा सीधा शिफ्ट हो जाएगी बजट लाइन, क्योंकि लेफ्टवर्ड एंड राइट। अगर इनकम ज़्यादा होगी और ज़्यादा गुड्स परचेज कर पाएंगे, हमारी परचेजिंग पावर बढ़ गई, हम ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ गुड वाई और एक्स ले पाएंगे, तो राइटवर्ड शिफ्टिंग होगी, ठीक है। अगर हमारी इनकम कम होगी, अब हम कम खरीद पाएंगे तो परचेजिंग पावर कम होगी, पैरेलल शिफ्ट हो जाएगा लेफ्टवर्ड, ये होगी बजट लाइन में शिफ्टिंग, समझ आई। अब पढ़ते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग आईसी टेक्निक और आईसी अप्रोच। हमने लास्ट लेक्चर में मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच से आईसी को ड्राइव किया था, अब यहाँ से हम ड्राइव करेंगे आईसी टेक्निक से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को, ठीक है। अब हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ड्राइव करना, तो हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था क्या होता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू दैट सिचुएशन व्हेन अ कंज्यूमर अटेन्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल फ्रॉम हिज गिवन मनी इनकम विद नो डिज़ायर टू चेंज। समझ आई बात, इतनी बात समझ आई, जी। अब इसके अंदर भी 2 कंडीशंस हैं अगर आईसी से ड्राइव करना है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ अटेन होगा, जहाँ पर बजट लाइन इज टैंजेंट टू आईसी, जहाँ पर ये बजट लाइन जो है टैंजेंट है आईसी को, एक ही पॉइंट पे मीट कर रही है, उस पॉइंट पे हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की प्राप्ति हो जाएगी। ये हो गया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, समझ आई। तो इसके लिए हमें स्लोप ऑफ आईसी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बजट लाइन, MRS इक्वल्स टू MRE, और MRS क्या हो गया, प्राइस रेशियो, दैट इज प्राइस ऑफ गुड एक्स अपॉन प्राइस ऑफ गुड वाई, प्राइस रेशियो इज नोन एज MRE, ठीक है। इसकी जगह हमने ये लिखा तो ये इसके इक्वल, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ठीक है, नहीं अगर ये बड़ा है तो चेंज करना है, अगर ये बड़ा है तो चेंज करना है। सेकेंड कंडीशन है कि MRS should be diminishing, that is convex to the origin होना चाहिए IC at the equilibrium, that is MRS keeps on diminishing। अगर ये कंडीशन और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इक्विलिब्रियम आएगा, वरना नहीं आएगी इक्विलिब्रियम सिचुएशन। अच्छा, जो कंडीशन 1 थी जहाँ पर MRS और प्राइस रेशियो के बीच में इक्वालिटी थी, अगर वो सेटिस्फाई नहीं हो रही, ये हो रहा है या ये हो रहा है, तो कैसे चेंज आएगा। तो पहला देखते हैं, अगर MRS बड़ा है प्राइस रेशियो से, तो इसका ये मतलब है जो कंज्यूमर है इज़ विलिंग टू पे मोर एंड मोर ऑफ गुड वाई फॉर एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स देन द मार्केट रिक्वायर्स। मार्केट कह रही है इतना दे दो, थोड़े से वाई दे दो और एक्स ले लो ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर कंज्यूमर की खुद की मर्जी हो रही है कि वो ज़्यादा गुड वाई दे रहा है और फॉर द
एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स के लिए, जबकि मार्केट इतना कह भी नहीं रही, ठीक है। तो कंज्यूमर को कम करनी है, उसको लिमिट लगानी है। सो कंज्यूमर बाय मोर यूनिट्स ऑफ एक्स, 10 MUX फॉल। जब ज़्यादा यूनिट एक्स की बाय करेगा, MUX कम होगा और ये इक्वालिटी की तरफ आ जाएगा, ठीक है। और इस सिचुएशन का क्या मतलब है, MRS लेस देन प्राइस रेशियो, कि कंज्यूमर इज विलिंग टू पे लेस गुड्स ऑफ वाई फॉर 1 एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स देन द मार्केट रिक्वायर्स, ठीक है। और ये कब तक चलेगा, जब फिर वो कंज्यूमर क्या ज़्यादा बाय करने लगेगा, वाई को, ठीक है, मोर गुड्स देने लगेगा वाई के। तो इसकी वजह से जो है उसमें इक्वालिटी आ जाएगी एक पॉइंट पे, जब MUX राइज होने लगेगा, क्योंकि वाई बढ़ रहा है, MUX राइज होगा। राइज तब तक होगा जब तक ये इक्वल हो जाएंगे। समझ आई इतनी बात। अब अगर इतनी बात आपको समझ आती है तो मैं बताती हूँ आगे, ठीक है। तो ये इंडिफरेंस कर्व की हमने डेरिवेशन करी, तो अब ये हमने डेरिवेशन करी। अब जो IC बजट लाइन है और ये IC है, जहाँ पर ये मिल रहे हैं वो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिचुएशन है। अब एक ग्राफ पे अगर बहुत सारे IC मिल जाए ना, बहुत सारे 3-4 कॉम्बिनेशन ऑफ IC, तो उसको कह देते हैं IC मैप। समझ आई, IC मैप कह देते हैं। अब ये जो है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर, यहीं पर ओवर होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर, ठीक है। अब हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा, उसको डेरिवेशन करी उसकी फ्रॉम मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड फ्रॉम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। अगर ये दोनों एनालिसिस से डेरिवेशन समझ आई है तो ये चैप्टर आपके लिए ओवर है। अगर नहीं आई, कहीं पर भी कोई डाउट है, आप मेरे से भी पूछ सकते हो और आप वीडियो देख के भी सॉल्व कर सकते हो। और आपको इन नोट्स की अगर नीड है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ आई, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।